इंसान की जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो कहता है कि मेरा धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, बाकी बेकार है। अगर वो सिर्फ इतना कहे कि मेरा धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है तो कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। अपना घर, अपना परिवार, अपना धर्म तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जहां वो कहता है कि बाकी बेकार है, बस समझ लो कि पीजे है वो प्रचंड जाहिल। छोटा मोटा जाहिल नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे धर्मों का बस एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को पशु से पति बना देना। पशुपति, जो अपनी पशुता का मालिक हो जाए। मन और इंद्रियों पे तो जानवर भी जीते हैं, फिर जानवर और मनुष्य में फर्क कहां रह जाएगा? यही फर्क रहेगा कि मनुष्य मन और इंद्रियों से ऊपर उठकर भगवान बनने की क्षमता रखता है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैसूर के इतिहास पर और हैदर अली पर चर्चा कर रहे थे। और हैदर अली 1761 टू 1782, ऑब्सक्योर ओरिजिन। समय का फायदा उठाया इस आदमी ने। मैसूर समृद्धि का क्षेत्र, और समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती, संभव ही नहीं। अब मैसूर समृद्धि का क्षेत्र, और इस मैसूर को बाहर से कौन लूट रहा था? मराठा। बाहर से कौन लूट रहा था? मराठा। और अंदर से अधिकारी। जब राज्य कमजोर होगा, जब स्टेट कमजोर होगा, तो जनता दोनों तरफ से परेशान थी। देखो, बाहर से इस जनता को मराठा लूट रहे थे और अंदर से इस जनता को अधिकारी लूट रहे थे। क्यों? क्योंकि चिक्का कृष्ण राजा अपने समय की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और मैसूर की जनता परेशान, हताश। और मैंने कहा पिछली क्लास में कि संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है। संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है, और यहां इस अवसर का फायदा उठाया हैदर अली ने। इलिटरेट, ऑब्सक्योर ओरिजिन, ऑब्सक्योर, पता ही नहीं मां बाप कौन, इतिहास अज्ञात, ऑब्सक्योर। अज्ञात उत्पत्ति के बारे में पता नहीं, कहां शुरू, मां बाप कौन, कौन सा गांव, तहसील, कुछ पता नहीं। ऑब्सक्योर ओरिजिन। और इलिटरेट, अनपढ़। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, जाहिल होना बुरी बात है। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, जाहिल। ऑब्सक्योर ओरिजिन एंड इलिटरेट। बट मैसूर को स्थायित्व दिया, स्टेबिलिटी, सुरक्षा दिया, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, शक्ति। कैसे? दिंदीगुल में 1755 में कैनन फैक्ट्री लगाया। अब अगर कोई व्यक्ति कैनन फैक्ट्री लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि स्टेट के डिसीजन में उसका बहुत अधिकार है, हक है। बैकग्राउंड देखो, जनता त्रस्त, और उस त्रस्त जनता को इसने स्थायित्व दिया, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ।
दिंदीगुल 1755 में कैनन फैक्ट्री लगाया, विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। माधवराव, पेशवा माधवराव died 1772. मराठा पेशवा माधवराव died in 1772. और मराठा सिविल वॉर का शिकार हो गए, आंतरिक युद्ध, सिविल वॉर का शिकार हो गया मराठा। और जितना इलाका मराठों के कब्जे में था हैदर ने वापस ले लिया। इनके कब्जे में जितना इलाका था वापस ले लिया। स्टेबिलिटी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार। सेकुलर इन अप्रोच, ये तो सेकुलर इन अप्रोच। मैसूर के सिक्कों पे जो हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगी थी, जारी रखा। इंसान की जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो कहता है कि मेरा धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, बाकी बेकार है। अगर वो सिर्फ इतना कहे कि मेरा धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है तो कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। अपना घर, अपना परिवार, अपना धर्म तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जहां वो कहता है कि बाकी बेकार है, बस समझ लो कि पीजे है वो प्रचंड जाहिल, छोटा मोटा जाहिल नहीं है। क्योंकि दुनिया के सारे धर्मों का बस एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को पशु से पति बना देना। पशुपति, जो अपनी पशुता का मालिक हो जाए। मन पे तो जानवर भी जीते हैं। मन और इंद्रियों पे तो जानवर भी जीते हैं। फिर जानवर और मनुष्य में फर्क कहां रह जाएगा? यही फर्क रहेगा कि मनुष्य मन और इंद्रियों से ऊपर उठकर भगवान बनने की क्षमता रखता है। धार्मिक सहिष्णुता, सेकुलर इन अप्रोच। चामुंडेश्वरी टेंपल को संरक्षण दिया। आप मैसूर जाओगे, वहां बड़ा फेमस टेंपल है चामुंडेश्वरी टेंपल। अब जब वो ये सारा काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया की नजर पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईआईसी ने दोस्ती किया, किससे? मराठा से और निजाम से, और ये बना ट्रिपल अलायंस। ईआईसी, मराठा और निजाम, इन तीनों का ट्रिपल अलायंस बना। हैदर यहां भी कंपनी से आगे निकल गया। उसने मराठा और निजाम से पूछा कि कितना परसेंट दे रहा सामने वाला? बोले साहब 5 दे रहा है। बोला 15 हमसे ले लो, हमारी तरफ आओ। और मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। क्या बात है! हैदर अली, मराठा और निजाम ये एक तरफ हो गए। इस अलायंस को तोड़ दिया उसने। डिप्लोमैट है वो, सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, दिमाग से लड़ना जानता है। एंड दिस लेड टू, और इसका परिणाम रहा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69। EIC was defeated and humiliated. EIC was defeated and humiliated.
अब ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, status quo was maintained. और कंपनी को लग गया, कंपनी को इस बात का एहसास हो गया कि हैदर अली इज नॉट ओनली डेंजरस, ही इज लेथल। पहले एंग्लो मैसूर वॉर ने कंपनी को यह सूचना दी कि हैदर अली सिर्फ खतरनाक नहीं है, लेथल, घातक भी है। सन्नी देओल की एक मूवी आई थी ना, घातक, कैसे मारता लास्ट में डैनी को, कात्या। ट्रीटी ऑफ मद्रास से यह बात सिद्ध हो गई थी कि हैदर अली सिर्फ खतरनाक नहीं है, घातक है। अब कंपनी को तो रिलीफ मिल गई, कंपनी ने इस रिलीफ का इस्तेमाल किया अपने आप को ताकतवर करने में। और हैदर अली, भारतीय राज्यों की यह बहुत बड़ी कमजोरी रही, उन्होंने शांति के समय का इस्तेमाल नहीं किया, दुरुपयोग किया। जीवन में लड़ाइयां ही तो हैं, और हैं क्या? तुम क्या समझते हो लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान में होती है? वो कक्षा 10 में नंबर 1 आने की लड़ाई, 12 में नंबर 1 आने की लड़ाई, फिर सबसे खूबसूरत स्त्री से शादी करने की लड़ाई, फिर सबसे खूबसूरत स्त्री को जिंदगी भर बचा रखने की लड़ाई, संपत्ति कमाने की लड़ाई, संपत्ति को बचा रखने की लड़ाई, नाम कमाने की लड़ाई, नाम बचा रखने, पूरा जीवन लड़ाई ही तो है। पहले टेंशन है कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर हो, अब हो गई तो दूसरी टेंशन शुरू हो गई कि किससे फोन पे बतिया रही हंस हंस के, कहां जा रही है। लड़ाइयां खत्म नहीं होती, इसलिए जब भी शांति का समय मिले अंदर की ताकत को बढ़ा लो। तो इस शांति का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया अपने आप को सशक्त करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, जबकि हैदर, मराठा निजाम, ये सब आपस में लड़ते रहे। 1780 दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84 क्यों शुरू हुआ? वाई? 1780 क्या चल रहा है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध चल रहा है। कौन मदद कर रहा है अमेरिकन की? फ्रेंच। अमेरिकन की मदद फ्रेंच कर रहे हैं। (1780) अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, और अमेरिकन की मदद कौन कर रहा है? फ्रेंच। अंग्रेजों ने सोचा कहीं फ्रांसीसी हैदर को भी ना भड़का दे। एजम्पशन ऑफ इंग्लिश, एजम्पशन। अंग्रेजों ने सोचा कि ये फ्रांसीसी, फ्रेंच कैन इंस्टिगेट हैदर। एजम्पशन, अनुमान लगाया अंग्रेजों ने कि कहीं ये फ्रेंच हैदर अली को इंस्टिगेट ना कर दे, फिर हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, अमेरिका में भी लड़ना पड़ेगा, भारत में भी लड़ना पड़ेगा। एंड मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। फिर एज अ प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन के तौर पे, एहतियात, प्रिकॉशन के तौर पर अंग्रेजों ने क्या किया? माहे बंदरगाह को कब्जा कर लिया। ये
माहे बंदरगाह को कब्जा कर लिया। प्रिकॉशन, एहतियातन उन्होंने माहे बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, और ये माहे बंदरगाह हैदर की टेरिटरी में था। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन हो गया कि कोई एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। दिस वॉज द वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। माहे बंदरगाह पर कब्जा किस लिए? प्रिकॉशन। और यहीं से शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। दोनों पार्टी को हार और जीत मिली, दोनों पार्टी को, लेकिन 1782 में हैदर डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। और यहीं पर मैसूर और भारत के इतिहास के एक सितारे का उदय हुआ, टीपू सुल्तान। । 1784 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दोनों पक्षों में फिर समझौता हो गया। 1784 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दोनों पक्षों में फिर समझौता हो गया और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन मैसूर की गद्दी पर एक बहुत जबरदस्त आदमी बैठा, टीपू सुल्तान। मतलब 18वीं सेंचुरी में दो चार नाम हैं जो बड़े प्यारे नाम हैं, जिनको याद रखना ही चाहिए। सवाई जयसिंह, राजा मार्तंड वर्मा, राजा राम वर्मा, टीपू सुल्तान। ये सब लगता ही नहीं कि इस समय के हैं और भारत के हैं। मतलब इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना सोच। पहले मैं कहानियां पढ़ता था, मैं सोचता था यार हम लोग को भी अगर पता चल जाए खजाना कहां है तो हम लोग भी ढूंढने जाएं खजाना। खजाना वाली कहानी पढ़ने में बड़ा मजा आता था। ये गुफा पार किया, वो गुफा पार किया, ये जंगल पार किया, वहां गए, आग जल रहा था। और ऐसी मूवियां जब बनती हैं तो बड़ा मजा आता है। फिर वो पढ़ा अली बाबा 40 चोर, अली बाबा की गुफा, ये सारा खजाना यहीं दबा हुआ है। इसमें भी 7 द्वार हैं। बाहर खजाना नहीं है, बाहर तो मिट्टी है, कुछ ज्यादा कीमती मिट्टी है, कुछ कम कीमती मिट्टी है, पर है मिट्टी। असली खजाना अंदर है और सबको अपना अपना खजाना खोजना है। मतलब अभी जब मैं इस आदमी में डिस्कस करूंगा तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि किसी आदमी के अंदर इतनी सोच हो सकती है। अब E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। राज्य को अगर ताकतवर बनाना है तो पहले क्या करना होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार करना होगा। ब्रिटेन, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। एम्पायर की मां है अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन साम्राज्य बना किसके बदौलत? इकोनॉमी के बदौलत। यूएस साम्राज्य बना किसके बदौलत? इकोनॉमी के बदौलत। आज चाइना साम्राज्य बनने की दौड़ में है, किसके बदौलत? इकोनॉमी के बदौलत। परिवार को, राज्य को अगर मजबूत करना है तो पहला काम होगा इकोनॉमी को मजबूत करना है। ये मैंने मीर कासिम पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था। ये सब फार्मूले याद रखो। पाकिस्तान इस फार्मूले को नहीं समझ पाया, बर्बाद हो गया। जीडीपी -2.3 पहुंच गई। और भारत एग्रीकल्चरल कंट्री, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू, तो सबसे पहला ध्यान कहां दिया? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अरे भाई साहब क्या क्या कांड किए इस आदमी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और मतलब कहीं भी पढ़े होगे, कहीं भी। मतलब कमाल है। अवधोजा क्लासेस
पूसा रोड, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, नई दिल्ली। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर। अब सुन लो कृषि सुधार में इसने क्या क्या किया। सबसे पहला काम किया, बड़ा शानदार काम, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। अब यार इसकी हिंदी तुम्हें किताब में देखनी पड़ेगी। पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंड्यूसमेंट मतलब मदद, कंपल्शन मतलब अनिवार्य। प्रेरणा, हां इसका एक शब्द प्रेरणा भी हो सकता है। पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। अब डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट का आमिल, वो इस पॉलिसी का जिम्मेदार होता था। आमिल, इस पॉलिसी का जो मेन केयर टेकर होता था वो था आमिल। इस पॉलिसी का वो पूरी पॉलिसी इसके अंतर्गत चलती थी। अब ये करता क्या था आमिल, जैसे अवध के पास 5 एकड़ जमीन है। अवध के पास 5 एकड़ जमीन है और अवध खेती करते हैं सिर्फ 1 एकड़ में। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए इनपुट चाहिए, खेती करने के लिए पैसा चाहिए, वो अवध के पास है नहीं। तो इनके पास, अवध के पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन ये खेती करते सिर्फ 1 एकड़ में, 4 एकड़ खाली पड़ी रहती है। अब ये जो 4 एकड़ खाली पड़ी रहती है, ये नुकसान है, अवध को भी है और राज्य को भी है। तो आमिल क्या करेगा, अवध से समझौता करेगा कि इस पॉलिसी का समझौता करेगा, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, और इंड्यूसमेंट के अंदर सरकार सारी मदद देगी। इंड्यूसमेंट के अंदर सरकार सारा मदद देगी, सारा। हल खरीदना है, बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना, सारा मदद सरकार देगी इसके अंतर्गत। कि तुम 5 एकड़ में खेती करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, राज्य दे रहा पैसा, तुम 5 है, सारा मदद सरकार देगी। अब सरकार ने मदद दिया और अवध भाई ने खेती किया सिर्फ 3 एकड़ में, 2 एकड़ छोड़ दिया, बाकी पैसा बचा लिया। BMW X7 ले आए कि सरकार को बता देंगे कि माता जी की तबीयत बहुत खराब थी और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अगर सरकार ने 5 एकड़ की मदद दी है तो कंपल्शन के अंतर्गत सरकार 5 एकड़ पर ही टैक्स लेगी। ये था इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। 5 एकड़ जमीन का पैसा अवध ने लिया राज्य से, तो कोई बहाना चलेगा नहीं। अगर प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी अगर नहीं आई है तो कोई बहाना नहीं चलेगा, वो टैक्स लेगा स्टेट 5 एकड़ पर। इससे दोनों को फायदा हुआ, राज्य का इनकम बढ़ा, राज्य का रेवेन्यू बढ़ा और अवध की आय बढ़ी, किसान फार्मर की आय बढ़ी, इनकम। यह पहला काम उसने किया, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। कौन था अधिकारी इसका इंचार्ज? आमिल। इंड्यूसमेंट के अंतर्गत क्या किया? मदद दी, और कंपल्शन के अंदर कंपल्सरी टैक्स लिया। जितनी जमीन के लिए मदद दी उतनी जमीन पर ही टैक्स लिया। इससे क्या हुआ? कृषि को प्रोत्साहन मिला,
कृषि को प्रोत्साहन मिला, राज्य का रेवेन्यू बढ़ा, किसान की आय बढ़ी। फिर दूसरा काम क्या किया? जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम को कमजोर किया। अधिकार छीन लिए। जितने भी इनाम लैंड थे, इनाम टैक्स फ्री लैंड, इनाम लैंड जो टैक्स फ्री लैंड है, मंदिर को मस्जिद को दिया गया, वापस ले लिया। पॉलीगार यानी जमींदार, लैंडलॉर्ड, अधिकार छीन लिए। स्टेट का सीधा संबंध किसानों से, कोई नहीं मिडलमैन, मिडलमैन है ही नहीं। यही तो राज्य का काम है। जिस देश का किसान मजबूत होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्राइमरी सेक्टर, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड फार्मर, डायरेक्ट, नो मिडलमैन। यह टीपू सुल्तान के एग्रीकल्चर रिफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत। किसान को 3 दुश्मनों से बचाया, राज्य से बचाया, महाजन से बचाया और जमींदार से बचाया। फार्मर को उसके 3 दुश्मनों से बचाया। कौन से 3 दुश्मन? स्टेट, दूसरा महाजन, तीसरा जमींदार। कितना शानदार काम किया। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इंसाइट को डेवलप करने के लिए। कितना रेलेवेंट है ये आदमी। इतिहास क्यों पढ़ना है? सीखने के लिए पढ़ना है। देखो, कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, किसान की भी आय बढ़ा दी, स्टेट की भी आय बढ़ा दी और किसान को उसके 3 दुश्मनों से बचा लिया। दूसरा काम, और जबरदस्त काम, स्टेट टर्न्ड इनटू मर्चेंट। मर्चेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। मर्चेंट स्टेट, राज्य सिर्फ टैक्स नहीं लेगा, राज्य ट्रेड भी करेगा। ट्रेडिंग मोनोपोली बना ली। ट्रेडिंग मोनोपोली किसमें? सैंडलवुड में। पेपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कार्डमम, और रैयत का जो प्रोड्यूस होगा, पेपर और सैंडलवुड, वो भी राज्य खरीदेगा। मतलब किसान से भी खरीदेगा। किसानों से 2 चीज में मोनोपोली कर ली, पेपर और सैंडलवुड। और एक्सटर्नल ट्रेड में इन चीजों की मोनोपोली कर ली। और ये सारी चीजें खरीद कौन रहा है? वेस्ट। इनके बदले आ क्या रहा है? सोना। और स्टेट ट्रेजरी क्या बन गई? सिंक बन गई। किसका? गोल्ड एंड सिल्वर का। स्टेट ट्रेजरी सिंक बन गई। सिंक गोल्ड एंड सिल्वर का। अरे भर भर के सोना आने लगा।
आज ही नहीं लोग रो रहे राजा बनना, इस देश में हमेशा से रोते हैं। वो चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, ऐसे ही तो इस देश पे कब्जा हुआ। इस देश पे कैसे कब्जा होता है? यहां एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी, सुनता है। ऐसे ही थे, ऐसे ही वो चंदा साहेब, कंपनी साहब, मीर जाफर साहब, हमको राजा बनना। अबे बोले बनाएंगे बे राजा, आओ पैसा लाओ जी। अभी गन्ना बेचे, हाँ तो लाओ पैसा, गन्ना बेचे हो तो। हैं? तीसरा काम क्या किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? और जबरदस्त काम किया, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। ट्रेडिंग कंपनीज बनाई किस मॉडल पर? यूरोपियन मॉडल पर। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे मैसूर ट्रेडिंग कंपनी, एमटीसी। और फिर उस कंपनी के एजेंटों को कहां भेजा? टर्की, बर्मा, अफगानिस्तान। किस लिए? ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। कोई दूसरा राजा भारत में सोचा कि हम भी ऐसी कंपनी बनाएं? कोई दूसरा राजा सोचा ऐसा कि हम भी ऐसी कंपनी बनाएं? जैसे यूरोप के देशों ने अपनी कंपनियां बनाई, इसने भी बनाई। और चौथा काम, मॉडर्न फैक्ट्रीज। आज भारत में कोई फैक्ट्री लगाने वाला नहीं। आज मॉडर्न फैक्ट्रीज एज प्रोडक्शन सेंटर्स, उत्पादन केंद्र। प्रोडक्शन सेंटर्स, उत्पादन केंद्र। चार काम किया इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने, चार शानदार काम किए। डायग्राम बना लो। पहला काम, इंड्यूसमेंट, कम कंपल्शन। दूसरा, मर्चेंट स्टेट, राज्य को व्यापारी बना दिया। तीसरा, ट्रेडिंग कंपनीज। और चौथा, मॉडर्न फैक्ट्रीज, आधुनिक चार काम इकोनॉमी। और इन चारों कामों ने मैसूर के खजाने को, मैसूर की ट्रेजरी को क्या बना दिया? सिंक। किसका? गोल्ड एंड सिल्वर का। ऐसे पढ़ो बाबूजी। अब अगर भारत को सुपर पावर बनाना है, तुम में से बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत महाशक्ति बने। बनेगा, पर यही सूत्र लगेगा, पहले भारत को आर्थिक शक्ति बनाना पड़ेगा। सिर्फ गाना गाने से काम नहीं चलेगा। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है।
अगर तुम चाहते हो कि कल भारत एक महाशक्ति बने, तो भारत को सबसे पहले आर्थिक शक्ति बनना होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। देखो इसने यही तो किया, मैसूर को एक इकोनॉमिक पावर बना दिया। कोई भी राज्य बिना आर्थिक शक्ति बने राजनीतिक शक्ति कभी बन ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। यह है पढ़ने का महत्व। इस इंसाइट को डेवलप करने के लिए पढ़ा जाता है। और फिर जब मेंस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो इसी इंसाइट की जांच की जाती है। यहीं से प्री का क्वेश्चन बनेगा, यहीं से मेंस का क्वेश्चन बनेगा। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और चंदा साहिब और मीर जाफर की तरह रो रहे हो मुझे राजा बनना है। फिर कोई रॉबर्ट क्लाइव लूट के चला जाएगा तुमको। है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा क्या किया उसने? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में तो और बड़ा कांड कर दिया, राजनीतिक सुधार। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एब्सेंस ऑफ वजीर। वजीर की नियुक्ति नहीं की गई। एब्सेंस ऑफ वजीर मतलब सुल्तान का हर विभाग से सीधा संपर्क, कोई मिडलमैन नहीं, नो मिडलमैन, कोई बिचौलिया नहीं, नो मिडलमैन। राजा का प्रत्येक विभाग से सीधा संबंध। राजा का प्रत्येक विभाग से सीधा संबंध। मिडलमैन रखना ही नहीं। एब्सेंस ऑफ वजीर। दूसरा, डेमोक्रेटिक कलर, प्रजातांत्रिक रंग। भारत का पहला राजा जिसके प्रशासन में प्रजातांत्रिक रंग, फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, जिसके प्रशासन में प्रजातांत्रिक रंग, प्रजातंत्र नहीं कह सकते, प्रभाव है, प्रजातांत्रिक प्रभाव। हर विभाग में, प्रत्येक विभाग में एक बोर्ड होता था। उस बोर्ड का एक चीफ होता था और उसके मेंबर होते थे। फिर हर मुद्दे पर डिस्कशन, डिबेट, राइट टू डिसेंट। कितनी बड़ी बात है राइट टू डिसेंट। आज आप विरोध नहीं कर सकते, राइट टू डिसेंट। हमसे कोई लड़का कहता है मुझे राजा बनना है, मुझे उसकी शकल में मीर जाफर दिखाई पड़ने लगता है। मुझे उसकी शकल मीर जाफर की तरह दिखाई पड़ने लगती है कि अरे जाहिल। प्रत्येक विभाग का एक बोर्ड होता था, उसका चीफ होता था, उसके सदस्य होते थे, डिस्कशन, डिबेट और राइट टू डिसेंट। कितना बड़ा राइट है कि आप विरोध कर सकते हैं। मेजॉरिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का सिद्धांत। ये सब प्रजातांत्रिक लक्षण है।
भारत का पहला राजा है। हालांकि अंतिम निर्णय सुल्तान का होता था, लास्ट डिसीजन will be of king. प्रत्येक विभाग से सीधा संबंध, कोई वजीर नहीं, और डेमोक्रेटिक कलर इन एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, क्या किया? मैसूर की तिजोरी को सोने और चांदी से भर दिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तीसरा काम मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार। आर्मी ऑन यूरोपियन पैटर्न, यूरोपियन स्टाइल with Persian words of command. Persian words of command. सेना को यूरोपियन तर्ज पर बनाया, इन्फेंट्री, और उसमें कमांड पर्शियन। कैनन फैक्ट्री, was given promotion. तोपखाना को और मजबूत किया। सेल्फ डिजाइन्ड गन्स, कट्टा बनाता था यार ये आदमी, खुद डिजाइन करता था। और चौथा बड़ा खतरनाक काम किया, पहला राजा, नेवल बोर्ड, भारतीय नौसेना। अंग्रेजों ने कहा नौसेना किसके लिए? बोला सी पायरेट्स के लिए। कहा सी पायरेट कहां है, हमें बताओ। समुद्री डाकुओं के लिए। कैसे बता दे तुम ही डाकू हो? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स। और चौथा रिफॉर्म नहीं है लेकिन उसकी पर्सनालिटी, जैकोबिन क्लब का मेंबर। आज भी इस देश में 90% लोगों को नहीं पता होगा जैकोबिन क्लब किस कंट्री का है, चाहे वो लेफ्ट विंग में ही क्यों ना हो। लेफ्ट विंग का सबसे ताकतवर पार्टी थी ये, पर आज भी 95% लोगों को नहीं पता होगा कि जैकोबिन क्लब किस देश की पार्टी थी। अठारहवीं शताब्दी का राजा। आज बहुत सारे लेफ्ट विंग के लीडरों को पता ही नहीं होगा, और 18वीं शताब्दी के राजा को पता है। है? फ्रांस, नेपोलियन भी इसका मेंबर था। ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया कहां? ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया कहां? श्रीरंगपट्टम में। श्रीरंगपट्टम, ट्री ऑफ लिबर्टी। 80% लोग इस देश में शिक्षित हैं। संसद में विपक्ष को दुश्मन बताते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी मोदी जी की दुश्मन है।
जिस देश में विपक्ष शक्तिशाली होगा ना, उस देश में सरकार अच्छी होगी। जिस क्लास के स्टूडेंट शक्तिशाली होंगे ना, उस क्लास का टीचर अच्छा होगा। सिटीजन टीपू की उपाधि ली, सिटीजन टीपू। आज तो भारत में सिटीजन ढूंढने पे ना मिले। कोई कह रहा गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, कोई कह रहा गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा गर्व से कहो हम दलित हैं। और भारतीय, अरे बोले भाड़ में गया भारतीय। आज सबको क्षत्रिय होने पे गर्व है, ब्राह्मण होने पे गर्व है, दलित होने पे गर्व है, भारतीय होने पे। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। मराठा हमले में शारदा देवी का मंदिर टूट गया, बनवाया इसने? बनवाया इसने? चार काम, चार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म, और चौथा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैसूर को सिंक बना दिया, किसका? गोल्ड एंड सिल्वर का। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक कलर। मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिट्री पावर एंड मॉडर्न किंग, आधुनिक राजा कहा जा सकता है। तुम तो यार सिर्फ रटते हो। तभी तो इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आईटी सेल में काम करते हैं। देखो, टीपू सुल्तान इतनी बार मार खाए, महमूद गजनी मारा, मोहम्मद गौरी मारा, तैमूर लेम मारा, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, पर मीर जाफर का असर नहीं गया। चलो अब देखें कि इस बेचारे टीपू सुल्तान का अंत कैसे हुआ। अब इतना कांड जब उस आदमी ने किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है यार, ये तो जैकोबिन क्लब का मेंबर हो गया है, ये तो यार जैकोबिन क्लब समझ रहा है, ट्री ऑफ लिबर्टी समझ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे बोले घेरो 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 उसको, घेरो घेरो, मारो उसको किसी तरह से। इसके अंदर एक कमी थी, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। कामी क्रोधी लालची इनसे कुछ ना होए। कबीरदास जी ने कहा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। मैं कहता हूं कामी क्रोधी लालची इनसे कुछ ना होए, क्योंकि ये तीनों आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। ये तीनों आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। सोचने की क्षमता खत्म,
कॉर्नवालिस का चौथा, कॉर्नवालिस हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी में सारा खेल चर्चा किया हमने। अब कॉर्नवालिस का चौथा सबसे बड़ा काम क्या है? क्रिपल्ड मैसूर, मैसूर को अपंग बना दिया। जय हिंद,